यस, रेडी, स्टार्ट। महोदय, भिन्नता में एकता हमारे देश की विशेषता है, लेकिन आज के वातावरण में मुझे संदेह हुआ कि भारत में आज एकता का मूल्य क्या है। देश की धरती पर धर्म, भाषा तथा जाति के नाम से घृणा के बीजों को बोया जा रहा है। एक ही माता के सुपुत्र होकर भी एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में विचार करना उचित है। हम राष्ट्रीय एकीकरण में हिंदी के योगदान पर विचार करें। किसी देश की भाषा उस देश की संस्कृति की वाहन होती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन कोई भी राज्य किसी भी भाषा को देश की भाषा कहने का अधिकारी नहीं है। हर भाषा का अपना क्षेत्र है। हर जगह का काम अपनी भाषा मात्र से नहीं हो सकता। इस परिस्थिति में अन्य राज्यों से संपर्क कैसे हो सकता है? इसलिए संपूर्ण देश के लिए एक राष्ट्रभाषा के बिना एकता स्थापित करने में कठिनाई होगी। अभी यह प्रश्न उठेगा कि अंग्रेजी का प्रयोग क्यों न करें। स्वतंत्रता के पूर्व जब हम ब्रिटिश के अधीन थे तब अंग्रेजी का प्रयोग था, लेकिन अब स्वतंत्रता मिलने के बाद क्यों विदेशी भाषा को अपनाएं। अंग्रेजी को तो पूरी तरह छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका उपयोग होगा। स्वभाषा के बिना जनता का विकास नहीं हो सकता। सच यह है कि जब तक विदेशी भाषा का प्रयोग राष्ट्रभाषा से अधिक होगा, तब तक भारतीय जनता और भाषाएं एक दूसरे के समीप नहीं जा सकती। सारे भारत को एक भाषा में व्यवहार करने से ही एकता संभव है। जब हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाएं तो हमें अन्य राज्यों की भाषाओं और उनके साहित्य को जानने का अवसर मिलेगा। हिंदी एक उपजाऊ भाषा है, सारी भाषाओं से मिली जुली है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी भारतीय भाषाओं की सखी और सहेली है। सब भाषाओं का मेल हम हिंदी में देख सकते हैं। हिंदी तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली भाषा है। इसलिए ही एक महान मानव ने कहा है कि हिंदी सभी राज्यों की एकता के सूत्र में पिरोए रखने वाली एक दवा है। प्रजातंत्र में भी शासक जनता से विभिन्न भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रभाषा देश की एकता की कड़ी है। साहित्य एवं कला भी एकता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। यह भी एक भाषा के माध्यम के बिना नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न इस सदन में बार बार उठाया जाता है कि शिक्षा किस उद्देश्य से दी जानी चाहिए। शिक्षा नौकरी के उद्देश्य से दी जानी चाहिए या ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से दी जानी चाहिए। मैं जानना चाहूँगा कि माननीय सदस्यों की इस बारे में क्या राय है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय जब अपना भाषण दें तो यह मार्गदर्शन करें कि कहाँ तक शिक्षा नौकरी के उद्देश्य से हो और कहाँ तक ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से हो। आज हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा दी जा रही है। ऊंची शिक्षा देकर भी हम अपनी युवा पीढ़ी के लोगों को केवल क्लर्क ही बना पाते हैं। हम उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देने में असमर्थ हैं कि वे अपना काम धंधा स्वयं कर सकें। हमें उन्हें प्रशिक्षण देकर इस लायक बनाना चाहिए कि वे अपने काम धंधे से संबंधित हिसाब किताब कर सकें। इस संबंध में मैं यह जानना चाहूँगा कि सरकार की नीति क्या है। यहाँ पर हरिजनों तथा आदिवासियों की बहुत बातें होती हैं, किंतु सदन से बाहर निकलने के बाद कुछ भी नहीं होती है। जितने भी कानून बनाए जाते हैं उन्हें कार्यान्वित करने में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। छात्रवृत्तियां देने के बाद भी इनके बच्चे नहीं पढ़ पाते। जब तक आप इनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की ठीक नहीं करते तब तक इनमें पढ़ाई की रुचि पैदा नहीं हो सकती। महोदय, माननीय सदस्य ने खेलों की स्थिति संतोषजनक न होने की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। खेल गतिविधियों में हमारा प्रदर्शन अच्छे स्तर का नहीं रहता। इससे हर भारतीय को परेशानी होती है। ऐसी स्थिति क्यों है? इस
पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ है, लेकिन इसके सुधार को कोई उपाय नहीं निकाल पाया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में कुछ ठोस कदम उठाएं। शिक्षा के साथ साथ खेल की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए ताकि खेल जगत में हमारा प्रदर्शन हो। भारत 90 करोड़ की आबादी का देश है। हमें विद्यालय स्तर पर ही बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसा करने से उनमें रुचि पैदा होगी। बाहर के देशों में बच्चों में प्रारंभ से ही खेल के प्रति रुचि पैदा की जाती है। यही कारण है कि खेलों में उनका प्रदर्शन अच्छा होता है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए तथा खेल कार्यक्रमों को जहां तक हो आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है। आज यह स्मरण कर लेना उचित ही है कि हमारी स्वतंत्रता के प्रभात होते ही हमारे सामने ऐसी समस्याएं आ गई थी जिन्हें हल करने के लिए हमें अपनी सब शक्तियों को लगाना आवश्यक हो गया था। हमने केवल उसी परिस्थिति से ही अपना बचाव नहीं कर लिया है जो अनेकों को इतिहास का अनिवार्य विधान प्रतीत होनी थी, वरन इस काल में हमने राष्ट्रीय लोकतंत्रात्मक और शांतिप्रिय राज्य की संस्थाओं और उपकरणों का भी निर्माण कर लिया है। यदि हम आज भूतकाल की ओर देखते हैं तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि हमने इस कार्य की किस प्रकार मंजिल दर मंजिल पूरा किया है। सर्वप्रथम तो हमें उन शक्तियों को नाकाम करने में लगाना पड़ा जिनके कारण देश छोटे छोटे राजनीतिक टुकड़ों में बंट सकता था और सामाजिक अशांति फैल सकती थी। आपको यह बात भली भांति मालूम है कि हमारे स्वर्गीय नेता सरदार पटेल ने इस कार्य का आरंभ हमारी स्वतंत्रता के पहले 2 वर्षों में ही देसी रियासतों को मिलाकर किया और सफलता से पूरा किया। साथ ही साथ उन्हीं दिनों हमने उस कमी को भी पूरा कर दिया जो प्रशासन, सेना तथा राज्य व्यवस्था के अन्य विभागों में पैदा हो गई थी। इस प्रकार अपनी यात्रा की मंजिल हमें उन समस्याओं को हल करने में पूरी की जो एक विदेशी सत्ता को राष्ट्रीय सेवा में परिवर्तित करने में निहित होती है।